प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज का डिस्कशन है फाइनेंशियल रिफॉर्म के ऊपर। तो आज हम लोग फाइनेंशियल रिफॉर्म पे बात करेंगे। तो एक एक करके देखते हैं फाइनेंशियल रिफॉर्म क्या है। फाइनेंशियल सेक्टर रेफर्स टू द पार्ट ऑफ द इकोनॉमी विच कंसिस्ट ऑफ फर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस दैट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज to the customers of the commercial and retail segment। तो फाइनेंशियल सेक्टर इकोनॉमी का एक पार्ट है जिसके अंदर फर्म और इंस्टीट्यूशंस आते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना कस्टमर्स को, चाहे वो कस्टमर कमर्शियल हो या रिटेल सेगमेंट के हो यानी इंडिविजुअल हो। उन कस्टमर को फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना ये फाइनेंशियल सेक्टर का काम है। ये फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर में आता है। तो जो हमारे कस्टमर होते हैं उनको फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना यही काम है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, और ये सब फाइनेंशियल सेक्टर के पार्ट है। आगे देखते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर कैन इंक्लूड कमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इन्वेस्टमेंट फंड्स, मनी मार्केट, इंश्योरेंस एंड पेंशन कंपनीज एंड रियल इस्टेट एक्सेट्रा। तो ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो इस सेक्टर में आते हैं। वो क्या क्या है? कमर्शियल बैंक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ है, इन्वेस्टमेंट फंड है, मनी मार्केट है, इंश्योरेंस एंड पेंशन कंपनीज़ है, रियल इस्टेट कंपनीज़ है। ये सारे फाइनेंशियल सेक्टर में आते हैं। इसको हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। The financial sector is considered as the base of the economy। फाइनेंशियल सेक्टर को इकोनॉमी का बेस बोलते हैं, वो इकोनॉमी की जड़ है। विच इज़ इसेंशियल फॉर द मोबिलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जिसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसका मोबिलाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सही से किया जाए। ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। The financial sector reforms refer to the steps taken to reform the banking system, capital market, government debt market, foreign exchange market, etc. फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म का मतलब है कि ये सारे जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इनका रिफॉर्म करना। इनका रिफॉर्म करने का मतलब ये हुआ कि फाइनेंशियल सेक्टर का रिफॉर्म हो रहा है। तो ये कौन कौन से थे? इसको हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। ये है बैंकिंग सिस्टम है हमारे, कैपिटल मार्केट है, गवर्नमेंट डेट मार्केट है, फॉरेन एक्सचेंज है। इन सब का अगर रिफॉर्म हुआ तो इसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर का रिफॉर्म हो गया। एन इफिशिएंट फाइनेंशियल सेक्टर इज नेसेसरी फॉर द मोबिलाइजेशन ऑफ हाउस होल्ड सेविंग्स। तो एक इफिशिएंट फाइनेंशियल सेक्टर के लिए ज़रूरी है कि जो हमारे सेविंग्स हैं उसका सही से मोबिलाइजेशन हो, उसको सही से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाए, ताकि टू इंश्योर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन इन प्रोडक्टिव सेक्टर्स। जो हमारे प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं उसमें इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। तो इसके लिए फाइनेंशियल जो सेक्टर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको सही से सही जगह पे ले जाके सही यूटिलाइजेशन किया जाए, ताकि हमारा फाइनेंशियल सेक्टर डेवलप हो सके। बिफोर 1991 से पहले द इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर वाज सफरिंग फ्रॉम सेवरल लेक्यूनी एंड डिफिशियंसीज which had reduced their quality and efficiency of operations। 1991 के पहले जो इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर थे उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई थी, बहुत सारी कमियां आ गई थी, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी और उसकी इफ़िशियंसी, जो उसकी क्वालिटी और इफ़िशियंसी थी वो दोनों कम हो गई थी। तो इस कमी को दूर करने के लिए फाइनेंशियल रिफॉर्म की ज़रूरत थी, और इस वजह से फाइनेंशियल रिफॉर्म लाया गया। देयरफॉर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स हैड बिकम इसेंशियल एट दैट टाइम। इस वजह से फाइनेंशियल सेक्टर का रिफॉर्म जरूरी हो गया था कि फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की आखिर ऑब्जेक्टिव क्या थी? क्यों हमें लगा कि
क्या ऐसा रीज़न था कि हमें ऐसा महसूस हुआ कि अब इसका रिफॉर्म करना ही पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि किस ऑब्जेक्टिव की वजह से सब हुआ। तो द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म प्रोसेस इन इंडिया इनिशिएटेड इन द अर्ली 90s आर एज फॉलोज। तो जो मेन इसके ऑब्जेक्टिव थे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के, जो प्रोसेस किया गया अर्ली 90s में, वो ये है। क्या है? रिमूव फाइनेंशियल रिप्रेशन डोमिनेशन दैट एग्जिस्टेड अर्लियर। अच्छा, फाइनेंशियल जो हमारे फाइनेंशियल सेक्टर है, इसमें कुछ लोगों का दबदबा था, कुछ ऐसे लोग थे जिनकी पकड़ थी और उन्हीं का डोमिनेशन चलता था। इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम करते थे। उनका फ़ायदा हो गया, बातें ख़त्म हो गई। तो इस दबदबे को, ये जो उनका डोमिनेशन था, इसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए इसका रिफॉर्म ज़रूरी था। और देखते हैं, क्रिएट एन इफिशिएंट, प्रोडक्टिव एंड प्रॉफिटेबल फाइनेंशियल सेक्टर इंडस्ट्रीज। इस इंडस्ट्रीज को इफिशिएंट, प्रोडक्टिव और प्रॉफिटेबल बनाना था, इसलिए भी रिफॉर्म जरूरी था। इनेबल प्राइस डिस्कवरी, प्राइस डिस्कवरी को इनेबल करना था, पर्टिकुलरली बाय द मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। स्पेशली करना क्या था कि मार्केट डिटर्मिनेशन इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, यानी इंटरेस्ट रेट मार्केट के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, न कि उसे कोई दूसरा बैठ के डिसाइड करे। इसे भी डेवलप करना था, इस वजह से भी इसका रिफॉर्म जरूरी था। दैट देन हेल्प्स इन इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हमें हेल्प करता कि रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन, सही उसका एलोकेशन हो सके। उसके लिए हमें ये रिफॉर्म करना था, ताकि रिसोर्स का आप सही यूज़ तभी कर पाओगे जब उसकी सही वैल्यू मिलेगी, और उसकी सही वैल्यू मार्केट के हिसाब से मिलती है। तो मार्केट में अगर मार्केट के हिसाब से इंटरेस्ट रेट आने लगेगा, तो हम जो अपने रिसोर्सेज है उसका सही एलोकेशन भी कर पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट है उसको मार्केट के ऊपर छोड़ा जाए, इस वजह से रिफॉर्म करना था। प्रोवाइड ऑपरेशनल एंड फंक्शन ऑटोनॉमी टू इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस को ऑपरेशनल और फंक्शनल ऑटोनॉमी देनी थी। इंस्टीट्यूशंस के पास ऑटोनॉमी नहीं थी, उस पर कुछ लोगों का कब्जा था, 2 4 6 लोग थे जो उस पर कब्जा करके रखे थे। उनके कब्जे को ख़त्म करना भी बहुत ज़रूरी था, इस ऑटोनॉमी को देने के लिए भी रिफॉर्म करना था। प्रिपेयर द फाइनेंशियल सिस्टम फॉर इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कंपटीशन, अपने फाइनेंशियल सेक्टर को इस लायक बनाना था कि वो इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन कर सके। हमारी हालत ऐसी थी कि हम अपने घर के भी प्राइवेट जो हमारे कंपटीटर थे उनसे हम पीछे हो गए थे, तो इंटरनेशनल मार्केट तो बहुत दूर था। तो हमें अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे प्रूव करना था, इसके लिए भी रिफॉर्म की ज़रूरत थी। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव थे जिसको ध्यान में रख के रिफॉर्म किया गया। इम्पोर्टेंट एक्ट्स रिलेटेड टू बैंकिंग रेगुलेशंस, बैंकिंग रेगुलेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स ये देख लेते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये क्या है? द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 केम इनटू फोर्स ऑन 16 मार्च 1949। तो ये जो एक्ट है BR एक्ट 1949, ये 16 मार्च 1949 को फोर्स में आ गया। इट कंटेंट वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू बैंकिंग कंपनीज इन इंडिया, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं बैंकिंग कंपनीज से। बैंकिंग कंपनीज जो इंडिया में थे उसमें से बहुत सारे कंटेंट्स इससे हैं, इस BR एक्ट से। अभी भी BR एक्ट 1949 को हम रेफ़र करते हैं, यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी बैंकिंग से रिलेटेड है। तो देखते हैं इट्स पर्पज़ इज टू, इसका क्या पर्पज़ था? प्रोवाइड सेफ्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स, इसने जो हमारे डिपॉजिटर्स थे उनको सेफ्टी दिया, उनको अश्योर कराया कि आपका डिपॉजिट सेफ है, तो उनके वेलफेयर के लिए भी एक बना। प्रिवेंट मिसयूज़ ऑफ पावर्स बाय मैनेजर ऑफ बैंक्स, जो ब्रांच मैनेजर थे उनके पास बहुत सारी पावर्स थी, तो वो कहीं उसका मिसयूज़ न कर लें, उसे रोकने के लिए भी ये एक ज़रूरी था, ये एक लाया गया कि वो अपनी पावर का मिसयूज़ न कर पाए। एक्ट डज नॉट सुपरसीड, ये जो एक्ट था वो सुपरसीड नहीं करता, बट सप्लीमेंट टू कंपनीज एक्ट 1956, 1956 जो कंपनी एक्ट था उसका सप्लीमेंट था, यानी इस एक्ट को सुपरसीड नहीं किया गया बल्कि कंपनीज एक्ट 1956 का सप्लीमेंट बनाया गया। इनिशियली नेम्ड बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949, सबसे पहले इसका नाम था बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949, बट
फ्रॉम 1 मार्च 1966 द नेम ऑफ द एक्ट वॉज चेंज्ड टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, लेकिन 1 मार्च 1966 को इसका नाम बदल दिया गया और नाम बदल के रख दिया गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अब एक दूसरा एक्ट देखते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था। इस एक्ट के आने के पहले जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थी उसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था। इस एक्ट के आने के बाद उसका नाम चेंज होकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। Pursuant to the provision of the State Bank of India Act 1955, the Reserve Bank of India, which is India's central bank, acquired a controlling interest in the Imperial Bank of India. इस एक्ट के आने के बाद आरबीआई को ये पावर मिली कि वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को कंट्रोल कर ले, और कंट्रोल करने के बाद उसका नाम चेंज हो गया और नाम चेंज करके किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो पूरी तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आ गई। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था आरबीआई के लिए या बैंकिंग रिफॉर्म के लिए कि इस देश की सबसे बड़ी जो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो आरबीआई के कंट्रोल में आई 1955 में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी बैंक्स एक्ट 1959, इसमें क्या हुआ, कुछ हमारे प्रिंसली स्टेट थे, उनकी कुछ बैंक थी, वो टोटल 8 बैंक थी, उसको एसबीआई में लाया गया। उसको एसबीआई की डिवीज़न बना दिया गया। एसबीआई में मर्ज नहीं किया गया, लेकिन बोला गया एसबीआई का एक हिस्सा रहेंगी। तो ये एक्ट इसके लिए आया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी बैंक्स एक्ट 1959 देखते हैं। इन 1959 द गवर्नमेंट पास्ड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी बैंक एक्ट। इस एक्ट को 1959 में पास किया गया। दिस मेड 8 बैंक्स दैट हैड बिलोंग्स टू द प्रिंसली स्टेट्स इनटू सब्सिडरीज ऑफ एसबीआई। जो प्रिंसली स्टेट से बिलोंग करती थी 8 बैंक, इनको एसबीआई की सब्सिडरीज बना दिया गया। दिस वाज एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर्स प्लान। ये वो फर्स्ट 5 ईयर्स प्लान चल रहा था हमारे देश में जब ये हुआ, विच प्रियोरिटाइज्ड द डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडिया। उसमें जो हमारा मेन मोटो था कि जो रूरल इंडिया उसको डेवलप करना है, तो उसके अंतर्गत ये काम किया गया है कि प्रिंसली स्टेट के बैंकों को एसबीआई के डिवीज़न बना दिया गया। तो इस एक्ट में ये हुआ कि जो 8 हमारे प्रिंसली स्टेट के बैंक थे उनको एसबीआई का डिवीज़न बना दिया गया। आगे देखते हैं बैंकिंग लॉज मिसलेनियस प्रोविज़न एक्ट 1963। इस एक्ट में क्या हुआ, विथ ए व्यू टू रिस्ट्रेनिंग द कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन ओवर द अफेयर्स of banks and to providing for stricter control over the bank by the Reserve Bank. The Banking Laws Miscellaneous Provisions Act was passed in 1963. अच्छा, 1963 में ये एक्ट पास हुआ, मिसलेनियस प्रोविज़न एक्ट था, इसको बैंकिंग लॉज एक्ट भी बोलते हैं। इस एक्ट में क्या हुआ कि इससे पहले जो हमारी बैंक थी उस पर कुछ लोगों का कंट्रोल होता था, उसके एडमिन डिसीजंस में और उसके बिजनेस में भी कंट्रोल होता था। कुछ पर्टिकुलर लोग होते थे जिनका कंट्रोल होता था। इस कंट्रोल को ख़त्म करना मेन मोटो था। इस कंट्रोल को ख़त्म किया जा सके ताकि उन बैंकों पे आरबीआई का पूरी तरह से कंट्रोल हो सके। इसके लिए ये एक्ट बनाया गया ताकि लोगों का जो अननेसेसरी लोग थे, जो अननेसेसरी कंट्रोल करके रखे हुए थे बैंकों पे, उसको ख़त्म करना और इसे पूरी तरह से सेंट्रल बैंक के कब्जे में लाना ताकि इसको सेंट्रल बैंक मॉनिटर और रेगुलेट करा सके। इसलिए एक्ट लाया गया 1963 एक्ट। द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1970। इसमें क्या हुआ, नो शेयर होल्डर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक other than the central government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of 10% of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding new bank. अच्छा, इसमें बोला गया कि जो हमारी नई बैंक बनेगी उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ के किसी का भी 10% से ज़्यादा शेयर नहीं होगा, यानी उसका वोटिंग राइट 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी आपको 10% पे रोका जा रहा है। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का राइट्स इसमें हो सकता है, बाकी किसी का 10% से ज़्यादा नहीं, यानी लोगों का डोमिनेशन ख़त्म किया गया।
रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976. Regional rural banks were established under the provisions of an ordinance passed on 26 September 1975. एक ऑर्डिनेंस पास किया गया गवर्नमेंट के द्वारा 26 सितंबर 1975 को। इस ऑर्डिनेंस के तहत आरआरबी बनाया गया। अच्छा, एंड द आरआरबी एक्ट 1976 टू प्रोवाइड सफिशिएंट बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चरल अदर रूरल सेक्टर्स। और ये आरआरबी एक्ट बना 1976 में। इस एक्ट को बनाने का मेन मकसद ये था कि जो हमारे एग्रीकल्चरल लैंड है या जो रूरल सेक्टर है उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना। इससे पहले क्या था कि हम अर्बन की तरफ फोकस करते थे, हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ तो अर्बन सेक्टर में हुआ, हमने ध्यान भी दिया तो अर्बन सेक्टर पे दिया, हमारी बैंकें भी अर्बन सेक्टर में ही फंक्शन करती थी क्योंकि उनको वहाँ से प्रॉफिट होता था। रूरल सेक्टर्स पीछे रह गया जो कि बहुत बड़ा हिस्सा था इंडिया का। उसे कवर करने के लिए आरआरबीज बनाई गई और इनको पूरी तरह से रूरल सेक्टर पे डेडिकेट कर दिया गया कि आप रूरल सेक्टर के लिए काम करोगे। तो इस तरह से आरआरबी एक्ट 1976 आया जिस वजह से आरआरबी फॉर्म में आई। दिस वेयर सेटअप ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप। नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप के रिकमेंडेशंस की वजह से ये हो पाया। सरफेसी एक्ट 2002। अच्छा, एक बहुत ही कमाल का एक्ट है जो 2002 में बन के आया। इसके बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा मैं बता देता हूँ। एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है बैंक का जिसको जो हमारे बैड लोन्स हैं उसको रिकवर करने में बहुत फ़ायदा हुआ इस एक्ट के आने के बाद। इस एक्ट के आने से पहले बहुत से लोग बैंक से लोन लेके उसका मिसयूज़ करते थे, जानबूझ के नहीं भरते थे। लेकिन जब ये एक्ट आ गया तो इस एक्ट की वजह से कुछ लोगों को तो पनिश भी किया गया और बाकी लोग देख के डर गए। बाकी लोगों को लगा कि नहीं, बैंक से लोन लेके भागना बहुत मुश्किल है, बैंक उसे वसूल कर लेगी, और लोग डर बस भरना शुरू कर दिए। तो इसके आने के बाद एनपीए में बहुत कमी आई। ये नहीं बोल सकते कि एनपीए ख़त्म हो गया, लेकिन हाँ, इसका हमने सही से यूज़ किया और एनपीए को घटाया गया। तो आज की डेट में एनपीए ख़त्म तो नहीं हुआ लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं है जितना पहले हुआ करता था। तो सरफेसी एक्ट ने उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। सरफेसी एक्ट 2002 क्या है? सरफेसी एक्ट एज वी नो इज सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। तो ये इसका पूरा नाम है। इफेक्टिव टूल फॉर बैड लोन रिकवरी। बैड लोन रिकवरी के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है। इट इज़ पॉसिबल वेयर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आर बैक्ड बाय सिक्योरिटी चार्ज्ड टू द बैंक बाय वे ऑफ हाइपोथिकेशन और मॉर्टगेज और असाइनमेंट। अच्छा, ये वहाँ पे पॉसिबल है जहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट किसी सिक्योरिटी से बधा हुआ है। यानी होता क्या है, जब हम किसी को लोन देते हैं या जब आप बैंक से लोन लेने जाते हो तो बैंक आपसे कुछ गारंटी के लिए मांगती है कि आपको क्या गारंटी देनी, कुछ गारंटी दो, उसके बाद आपको लोन दिया जाए। तो अगर आपने कोई गारंटी दिया है गारंटर के रूप में तो उसे हम सिक्योरिटी बोलते हैं। तो वो किसी भी रूप में हो सकता है, वो हाइपोथिकेशन हो सकता है, मॉर्टगेज हो सकता है, असाइनमेंट, कुछ भी हो सकता है। तो आपने अगर कुछ भी सिक्योरिटी के रूप में रखा है तो वो उसे सिक्योरिटी चार्ज बोलेंगे और उसी को बैंक क्या करती थी कि उसे अपने कब्जे में ले लेती थी, यानी उसे सीज कर लेती थी। ये हम आगे देखेंगे क्या दिया। अपॉन लोन डिफ़ॉल्ट बैंक कैन सीज द सिक्योरिटीज़। बैंक क्या करेगी, आपकी जो सिक्योरिटीज़ है जो आपने गारंटी के तौर पे रखा था उसे सीज कर लेगी अगर आप डिफ़ॉल्टर हो गए तो। एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल लैंड। हाँ, उसमें एक कंडीशंस भी है कि वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होनी चाहिए। एग्रीकल्चरल लैंड को बैंक सीज नहीं कर सकती। विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के बैंक ऐसा कर सकती है। सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड को छोड़ के जो भी आपने गारंटी के तौर पे रखा है उससे बैंक सीज कर लेगी। इट इज़ इफेक्टिव ओनली फॉर सिक्योर्ड लोन्स। ये केवल उन लोनों के लिए है जो सिक्योर्ड लोन। अब सिक्योर्ड लोन क्या है? वो लोन जिसमें आप गारंटी के रूप में कुछ रखते हो, वो सिक्योर्ड लोन है। वेयर बैंक कैन इन्फोर्स द अंडरलाइंग सिक्योरिटी। जहाँ पे बैंक आपको इन्फोर्स करती है कि आपको सिक्योरिटी के तौर पे रखो। वो कुछ भी हो सकता है, हाइपोथिकेशन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, मॉर्टगेज हो सकता है, इसमें से कुछ भी आप रख सकते हो। अच्छा, इन सच केसेस कोर्ट इंटरवेंशन इज़ नॉट नेसेसरी। इस केसेस में कोर्ट की इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है अनलेस द सिक्योरिटी इज़ इनवैलिड और फ्रॉडुलेंट। हाँ, अगर आपने जो सिक्योरिटी के तौर पे रखा वो इनवैलिड हो गई या कोई फ्रॉड केस हो गया,
मतलब आपने जो रखा है वो डुप्लीकेट है या वो सही नहीं है, पेपर रखा है आपने ज़मीन का वो पेपर फ्रॉड है, तो इसमें कोर्ट के इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ कोर्ट के इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। एक्ट गिव्स पावर टू सीज एंड डेसिस्ट टू बैंक कैन गिव ए नोटिस इन राइटिंग टू द डिफॉल्टिंग बोरोवर रिक्वायरिंग इट टू डिस्चार्ज इट्स लाइबिलिटी विद इन 60 डेज। अच्छा, तो बैंक को ये पावर मिलती है कि वो आपकी प्रॉपर्टी को सीज कर ले। अच्छा, इसके अलावा बैंक क्या करेगी, सबसे पहले बैंक आपको राइटिंग में एक लेटर देगी, राइटिंग में लिख के देगी जो भी डिफ़ॉल्टर होगा उसको, कि आप अपनी जो लाइबिलिटीज़ यानी जो आपने लोन अभी तक लिए है उसके जो ड्यूज़ है वो आप चुकता करो, और उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 60 डेज़। तो 60 डेज़ में आपको अपनी लाइबिलिटीज़ डिस्चार्ज करनी है, मतलब अपनी जो भी बकाया है उसे क्लियर करना है। अगर आपने कर दिया तब तो ठीक, अगर नहीं किया तो क्या होगा वो देखते हैं। इफ़ द बोरोवर्स फेल्स टू कंप्लाई विद द नोटिस, अगर बोरोवर जो है जिसने लोन लिया है वो फेल हो जाता है इस नोटिस की कंप्लाई करने में, मतलब इस नोटिस का रिप्लाई करने में या जो उसे चुकता करना है उसे चुकाने में, तो द बैंक में टेक रिकोर्स टू वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग्स। ये क्या है, इसमें से कोई भी एक्शन बैंक ले सकती है। वो क्या क्या है, टेक पोजीशन ऑफ द सिक्योरिटीज़, वो जो आपने सिक्योरिटी दिया उसका पोजीशन ले सकती है, मतलब उस पर कब्जा कर सकती है। सेल और लीज और अजाइन द राइट ओवर द सिक्योरिटी, उसको बेच सकती है, उसको किसी को भाड़े पे दे सकती है या उसे किसी को अजाइन कर सकती है, किसी को अलॉट कर सकती है। एंड मैनेज द सेम, या खुद उसे मैनेज कर सकती है। और अपॉइंट एनी पर्सन टू मैनेज द सेम, या किसी आदमी को किसी को अपॉइंट कर सकती है, किसी एक आदमी को अपॉइंट कर देगी, बोलेगी आप इसे मैनेज करो। बैंक इसमें से कुछ भी कर सकती है, ये डिपेंड करता है बैंक के ऊपर कि बैंक क्या करना चाह रही है। तो ये रहा सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट बहुत ही इफेक्टिव टूल है बैंक का, जिसे बैंक आज भी इम्प्लीमेंट करती है और सक्सेसफुली इससे लोन रिकवर करती है। अब देखते हैं अगला एक्ट है आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट 2006। इसमें क्या किया था, इन 2006 गवर्नमेंट अमेंडेड द आरबीआई एक्ट 1974। इसमें 1974 का जो आरबीआई एक्ट था उसमें अमेंडमेंट किया गया, एंड द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में भी अमेंडमेंट किया गया। अंडर द एक्ट, इस एक्ट में क्या हुआ, गवर्नमेंट रिमूव द फ्लोर एंड CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो on CRR and floor on statutory liquidity ratio to provide flexibility to the RBI to manage liquidity। अच्छा, इसमें क्या किया कि इस एक्ट में गवर्नमेंट ने फ्लोर और CAR को रिमूव कर दिया। CRR पे फ्लोर और CAR लगता था, उसे रिमूव कर दिया, और SLR पर से भी फ्लोर रिमूव कर दिया। इससे RBI को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिली कि वो मार्केट में लिक्विडिटी मैनेज कर सके। अभी क्या होता है कि अगर मार्केट में लिक्विडिटी कम हो गई तो CRR घटा देता है RBI, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, और मार्केट में लिक्विडिटी एक्सेस हो गई तो CRR को बढ़ा देता है। इस तरह से लिक्विडिटी घटा लेता है, यानी लिक्विडिटी कम हो जाती है मार्केट में। तो एक इफेक्टिव टूल मिला RBI को CRR के रूप में, जिससे वो अभी तक यूज़ कर रहा है। ये अमेंडमेंट एक्ट 2006 से मिला उसको। आफ्टर दिस RBI वॉज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी इंटरेस्ट ऑन द CRR। अच्छा, इसके बाद RBI को कोई ज़रूरत नहीं थी कि CRR के ऊपर वो इंटरेस्ट पे करे। एक्चुअली बैंक क्या करती है, कुछ डिपॉजिट रखती है RBI के पास अकॉर्डिंग टू CRR कैश रिजर्व रेशियो। इसके अंतर्गत कुछ डिपॉजिट रखना पड़ता है RBI के पास। उस पर क्या करता था, RBI पहले इंटरेस्ट देता था बैंकों को, लेकिन इस एक्ट के आने के बाद इंटरेस्ट RBI को नहीं देना पड़ेगा। तो RBI के पास बहुत बड़ा फंड आ गया और उसे इंटरेस्ट भी नहीं पे करना पड़ेगा। तो इसमें RBI का कंट्रोल थोड़ा और बढ़ गया। द अमेंडमेंट्स आल्सो एस्टेब्लिश्ड RBI एज द रेगुलेटर ऑफ द बॉन्ड मार्केट एंड करेंसी मार्केट। इस अमेंडमेंट में इस RBI को और थोड़ा पावर मिली कि वो बॉन्ड मार्केट और करेंसी मार्केट का रेगुलेटर बन सके। उससे ये भी फ़ायदा हुआ कि वो इन दोनों मार्केट का रेगुलेटर बन पाया। बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2011, इसमें क्या हुआ देखते हैं। दिस बिल वुड स्ट्रेंथन द रेगुलेटरी पावर्स ऑफ RBI एंड टू फर्दर डेवलप द बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। इस बिल में RBI को रेगुलेटरी पावर की और ताकत मिली, जिससे बैंकिंग सेक्टर में और डेवलपमेंट हुआ, यानी RBI और स्ट्रॉन्ग बना इस अमेंडमेंट के आने से। उससे रेगुलेटरी पावर मिली बैंकों की।
It removes the ceiling top limit of ₹3,000 crore on the amount of authorized capital nationalized bank must hold. पहले क्या था कि 3,000 कैपिटल का 3,000 करोड़ का एक अमाउंट नेशनलाइज बैंक को होल्ड करना पड़ता था, एक कंपलसरी था, इसे रिमूव कर दिया गया। ये जो कंपलसरी था इसे रिमूव कर दिया गया। अब क्या होगा, अप्रूवल टू इंक्रीज और डिक्रीज द अथराइज्ड कैपिटल हैज़ टू बी टेकन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब क्या करना होता है, बैंकों को गवर्नमेंट से और आरबीआई से परमिशन लेनी होती है इसे ऊपर और नीचे करने के लिए। इसे वो बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, इसके लिए बस उन्हें परमिशन लेनी होती है। टू इनेबल बैंकिंग कंपनीज टू इशू प्रेफरेंस शेयर्स सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी गाइडलाइंस बाय द आरबीआई। अब बैंकों को ये पावर मिल गई कि वो प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकते हैं। पहले शेयर इशू करने की उनके पास ज़्यादा क्षमता नहीं थी, यानी पावर नहीं थी, लेकिन इस एक्ट के आने के बाद वो इनेबल हो गए कि प्रेफरेंस शेयर वो इशू कर सकें। बस आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस थी, उसे उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। टू इंक्रीज द कैप ऑन रिस्ट्रिक्शंस ऑन वोटिंग राइट्स, to empower RBI to supersede the board of director of banking companies and appointment of administrator till the alternate arrangements are made। अच्छा, इस एक्ट के आने के बाद ये जो अमेंडमेंट आया इसकी वजह से आरबीआई को थोड़ा और पावर मिली कि वो जो बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसे सुपरसीड कर सकता है। बैंक आरबीआई को कभी भी लगा कि बैंक में कुछ गलत हो रहा है या बैंक अब नहीं चल पा रही है सही से या बैंक में फ्रॉड हो गया, बैंक डूबने वाली है, तो आरबीआई उसे सुपरसीड कर देगी, उन डायरेक्टरों को सुपरसीड करके उस पर कंट्रोल कर लेगी और कोई अपना एक एडमिनिस्ट्रेटर उसके लिए अपॉइंट कर देगी, तब तक जब तक कि कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं खोजा जा रहा है। तो आरबीआई के पास पावर थी कि वो किसी भी बैंक के डायरेक्टरों को सुपरसीड कर सके, यानी इस वजह से आरबीआई को बोला जाता है बैंकर्स बैंक, यानी बैंकों का भी बैंक है आरबीआई, क्योंकि उसके पास एक पावर है कि कभी भी किसी भी बैंक को सुपरसीड कर सकता है। टू प्रोवाइड फॉर स्पेशल ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक एट इंस्टेंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई के ऑर्डर से कभी भी कोऑपरेटिव बैंक के लिए स्पेशल ऑडिट बुलाया जा सकता है। आरबीआई को कभी भी लगेगा कि जो कोऑपरेटिव बैंक है उसमें किसी भी तरह की गड़बड़ है तो वो स्पेशल ऑडिट बुला सकता है। ये एक्ट आरबीआई को ये पावर देता है। कमिटी रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड कुछ कमिटी बनी थी, उसको देख लेते हैं एक करके। नरसिम्हन कमिटी 1 ये 1991 में आई थी। दिस कमिटी वॉज सेटअप in order to study the problem of the Indian financial system and to suggest recommendations for improvement in the efficiency and productivity of financial institutions under following areas। अच्छा, ये जो कमेटी बनी थी इसका मेन मोटो क्या था कि जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में प्रॉब्लम है उसे फाइंड आउट करो और सजेशन दो कि कैसे इसे इम्प्रूव और इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है ताकि इसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। तो नरसिम्हन कमेटी 1 ने कुछ सजेशंस दिया गवर्नमेंट को, वो देखते हैं क्या है। रिडक्शन इन द एसएलआर एंड सीआरआर, इसमें रिडक्शन करने को बोला। फेजिंग आउट ऑफ डायरेक्ट क्रेडिट प्रोग्राम, इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन, स्ट्रक्चरल रीऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ARF Assets Reconstruction Fund Tribunal, रिमूवल ऑफ द ड्यूअल कंट्रोल, बैंकिंग ऑटोनॉमी। ये सारे रिफॉर्म्स लाने के लिए रिकमेंडेशंस दिया नरसिम्हन 1 कमेटी ने। फिर क्या हुआ, सम ऑफ दीज रिकमेंडेशंस वेर लेटर एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बिकेम बैंकिंग रिफॉर्म्स। इसमें से कुछ जो रिकमेंडेशंस थे उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया और उसको बैंकिंग रिफॉर्म्स में इम्प्लीमेंट कराया ताकि बैंक का रिफॉर्म कुछ हद तक हो पाया। फिर क्या हुआ, नरसिम्हम कमेटी 2 आई, ये आई 1998 में। तो क्वेश्चन बन सकता है कि नरसिम्हम कमेटी 1 कब आई थी और 2 कब आई थी, तो एक क्वेश्चन इससे निकल सकता है, तो इसे आप लोग याद रखिए 1998 में आई। इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट इन अप्रैल 1998 विद द फॉलोइंग रिकमेंडेशन। ये कुछ रिकमेंडेशंस के साथ अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1998 में। स्ट्रेंथनिंग द बैंकिंग इन इंडिया, इंडिया में बैंक को स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना है। नैरो बैंकिंग, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, बैंक ओनरशिप, रिव्यू ऑफ बैंकिंग लॉज, ये सारे रिकमेंडेशंस थे नरसिम्हन 2 कमेटी के। अच्छा, कुछ
बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए कुछ कमेटी बनी थी। सारी कमेटी एक लेक्चर में कवर करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए इसको मैंने शॉर्टकट में लिखा है कि कब आई थी, चेयरमैन कौन था और एरिया कौन सी कवर की। तो इसको एक एक करके देख लेते हैं, इससे आपको थोड़ा फ़ायदा होगा। ईयर था 2001, YB रेड्डी कमेटी आई, स्मॉल सेविंग रिफॉर्म्स पे इसने काम किया था, ये एरिया कवर किया था इन्होंने। 2001 में ही SS कॉली कमेटी आई, रिहेबिलिटेशन ऑफ सिक SSI यूनिट पे काम किया इन्होंने। 2001 में ही SS कॉली की एक और कमेटी आई, विलफुल डिफ़ॉल्टर्स पे काम किया। 2001 में ही PR खन्ना कमेटी आई, क्लैरिफिकेशन टू NPA पे काम किया इन्होंने। 2002 पे LN मित्रा कमेटी आई, ये फ्रॉड्स पे का एरिया इन्होंने कवर किया था। 2003 में MBS चलपति राव कमेटी आई, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ RRBs, इन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ RRB पे काम किया था। 2004 में विजय खेलकर कमेटी आई, टैक्स स्ट्रक्चर रेशनलाइजेशन पे इन्होंने काम किया। 2004 में ES गांगुली कमेटी आई, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे इन्होंने काम किया। 2004 में राकेश मोहन कमेटी आई, स्मॉल सेविंग टैक्स एंड इंटरेस्ट रेट, इस एरिया को इन्होंने कवर किया। 2005 में BS व्यास कमेटी आई, क्रेडिट फ्लो टू एग्रीकल्चर एंड रिलेटिव एक्टिविटीज़, इस एरिया को कवर किया इन्होंने। 2007 में SC गुप्ता कमेटी आई, मनी लेंडिंग एंड इन्फोर्समेंट मशीनरी, इस एरिया को कवर किया इन्होंने। 2007 में ही SS जोनल कमेटी आई, असिस्टिंग डिस्ट्रेसल फार्मर, इसको कवर किया इन्होंने। 2008 में डॉक्टर C रंगराजन की कमेटी आई, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे काम किया इन्होंने। 2010 में दीपक मोहंती कमेटी आई, बेस रेट एरिया को कवर किया। 2010 में ही AK खंडेवाल कमेटी आई, HR इशूज़ ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इसको इन्होंने कवर किया। 2011 में M दामोदरन कमेटी आई, एक कस्टमर सर्विस इन बैंक, इस एरिया को कवर किया इन्होंने। 2011 में ही YH मालेगम कमेटी आई, इशू ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पे काम किया इन्होंने। 2012 में MB नायर कमेटी आई, प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग रिवाइज्ड, इस पे इन्होंने काम किया। तो ये सारी कमेटी थी, इम्पॉर्टेंट कमेटी जो आई और जिस एरिया को इन्होंने कवर किया, ये लोग चेयरमैन थे उसके। नेक्स्ट देखते हैं दामोदरन कमेटी 2011, तो हम थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। इसने कस्टमर सर्विस पे काम किया था इस कमेटी ने। तो इसमें क्या क्या हुआ, द कमिटी हेडेड बाय द फॉर्मर SEBI चेयरमैन M दामोदरन, तो दामोदरन साहब SEBI के चेयरमैन थे पहले। was set up the central bank to look into the issues of customer services and evaluate the existing system of grievance and redressal mechanism prevalent in banks, its structure and efficiency, and recommend measures for expeditious रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट्स। तो ये पूरी तरह से कस्टमर वेलफेयर के लिए कमेटी बनी थी। इस कमेटी को बोला गया था कि आप जाके देखो कि कस्टमर के इश्यूज़ क्या क्या हैं बैंक में, वो जो शिकायत करते हैं उसको सॉर्ट आउट करने का क्या सोल्यूशन है बैंक में, क्या वो इफ़ेक्टिव है या नहीं। अगर इफ़ेक्टिव नहीं है तो कोई एक ऐसा रिकमेंडेशन दो जिसमें हम इसको बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकें। अगर कस्टमर कोई कंप्लेंट डालता है तो उसको एज सुन एज पॉसिबल उसकी कंप्लेंट को लिक्विडेट किया जाए। तो इसके लिए कुछ सजेशंस भी दिए दामोदरन साहब ने, वो देख लेते हैं क्या है। रिकमेंडेशंस ऑफ द दामोदरन कमिटीज़, उनका रिकमेंडेशंस क्या था, बैंक शुड ऑफर नो फ्रिल सेविंग अकाउंट्स विथ सर्टेन बेसिक फैसिलिटीज सच एज चेकबुक एंड ATM कार्ड विदाउट प्रिस्क्राइबिंग एनी मिनिमम बैलेंस। तो ये बहुत ही अच्छा रिकमेंडेशंस था। इस रिकमेंडेशन से बोला गया कि बैंक को कस्टमर को जीरो बैलेंस पे अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी देनी चाहिए और उसमें कुछ बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए, जैसे आप उसे चेकबुक दो, आप उसे ATM दे दो और कोई मिनिमम बैलेंस मत रखो। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि हम उन लोगों तक पहुंच पाए जो बहुत ही गरीब थे, जिनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो मिनिमम बैलेंस को मेंटेन कर पाए। हम उनके यहाँ तक अपनी पहुंच बना पाए इस रिकमेंडेशंस की वजह से। आज की डेट में भी जीरो बैलेंस अकाउंट खुलता है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इससे हम गरीब से गरीब लोगों तक, यानी जो हमारा रूरल इंडिया है वहाँ तक हमारी पहुँच बन पाई है। यानी बैंक अब रूरल इंडिया तक पहुँच गई है क्योंकि उसे कोई मिनिमम बैलेंस की कंडीशंस नहीं देनी पड़ती है। यानी विदाउट मिनिमम बैलेंस यानी जीरो बैलेंस पे खाता खुलता है तो सभी लोग अकाउंट ओपन करवा लेते हैं।
अच्छा, दूसरा रिकमेंडेशंस क्या था उनका? ऑल फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट शुड प्रोमिनेंटली इंडिकेट द एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट टू हेल्प कस्टमर्स टेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। अच्छा, तो जो एफडी होता है, कोई भी कस्टमर अगर फिक्स्ड डिपॉजिट करता है तो जो उसको हम रिसिप्ट देते हैं, बैंक जो भी रिसिप्ट देती है उस पर इंटरेस्ट रेट लिखा होता है, उस पर बताया जाता है कि सपोज़ आपने एफडी किया तो आपका इंटरेस्ट रेट 6% अगर आज की डेट में है तो उस पर लिखा रहेगा कि इंटरेस्ट रेट 6%। तो उसको पता है कि मैंने इतना अमाउंट जमा किया तो इसका इंटरेस्ट रेट इतना है, तो मुझे इतना अमाउंट ज़्यादा मिलेगा, तो उस हिसाब से उस पैसे की वो प्लानिंग कर पाएगा, ताकि कस्टमर को पहले से पता रहे कि 1 साल के बाद जब उसे वो पैसे मिलेगा तो उसे वो कहाँ यूज़ करने वाला है। इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट इंडिकेट करने को बोला गया। अच्छा, तीसरा क्या था? The IBA should standardize the account opening form for all banks, similar to the one used for loans. IBA को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ऐसा निकालिए कि जो लगभग हर बैंक में एक समान हो, जैसे कि लोन अकाउंट फॉर्म है जो हर बैंक में लगभग एक जैसा होता है, तो उसी तरह से कोई अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भी होना चाहिए जो हर बैंक में समान हो, ताकि कस्टमर को दिक्कत ना हो। डिफरेंट टाइप्स का अकाउंट ओपनिंग रहने से उसे भरने में दिक्कत होती है। अगर सेम रहेगा, उसने कहीं एक जगह एक खाता खोला है या किसी एक ने एक अकाउंट में खाता खोला है एक बैंक में, तो उसे पता है इसे कैसे भरना है, तो वो दूसरे की हेल्प कर सकता है, तो कस्टमर उससे ज़्यादा फैमिलियर हो पाएगा। तो इस वजह से कोई एक स्टैंडर्ड अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के लिए बोला गया। टाइटल डीड A property should be returned to customers within 15 days of the full settlement of the home loan। जैसे कस्टमर अपना होम लोन क्लियर करता है, पूरी तरह से पैसे भर देता है, उसके 15 दिन के अंदर में उसका प्रॉपर्टी के जो भी पेपर आपके पास हैं बैंक के पास, उसे बैंक को लौटाना होगा विदिन 15 डेज। 15 डेज से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। कस्टमर की शिकायत थी कि हमने होम लोन क्लियर कर दिया लेकिन आज भी हमारा पेपर बैंक के पास है, तो इस इश्यूज़ को दूर करने के लिए एक टाइमलाइन दिया गया कि 15 दिन के अंदर में आपको पेपर कस्टमर को वापस करने हैं। तो इससे कस्टमर को फ़ायदा हुआ, कस्टमर की ये टेंशन दूर हो गई। तो ये जो दामोदरन कमेटी थी ये पूरी तरह से कस्टमर के फेवर में थी, कस्टमर को ध्यान में रख के ही बनाया गया था, कस्टमर के वेलफेयर के लिए, और इससे कस्टमर को बहुत फ़ायदा हुआ। तो ये जो फाइनेंशियल रिफॉर्म था इसको हम यहीं पे ख़त्म करना चाहते हैं। वैसे तो इसमें अभी भी इनोवेशन बैंकिंग का हिस्सा बचा हुआ है, अगर उसे मैं इसमें इंक्लूड करता तो ये बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, जो बोरिंग हो जाती। तो इसे बोरिंग नहीं बनाना मेरा मकसद था, इस वजह से मैं इसे यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ। और बैंकिंग इनोवेशन का जो हिस्सा है उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, और इस तरह से फाइनेंशियल रिफॉर्म्स का जो चैप्टर है पूरी तरह से कंप्लीट करूँगा। तो इसमें आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।